तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिलाखिर वो दिन आ चुका है कि जिसका सबको इंतज़ार था। मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू होने वाले हैं। कितने पुरुमीद हैं आज के दिन से और इन तमाम मुज़ाकरात से? देखिए जी, उम्मीद तो बहुत है और अल्लाह का शुक्र है कि सफारती अमल जो है वो जारी है इस्लामाबाद MOU के हवाले से। ठीक है, इस्लामाबाद मेन मीडिएटर है और वहाँ पर मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी। लेकिन हैविंग सेड इट, और उनकी भी मुलाकात भी हुई है जो अमरीकी वफ्द है उसके अरकान से, यानी JD वेंस और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन कुछ सवाल जवाब का सिलसिला, वहाँ पे मीडिया मौजूद था उस जगह पे, उस कमरे में, लेकिन मीडिया से कोई बात किसी ने भी नहीं की और गालिबन अभी इस वक्त कोई मुनासिब मौका भी नहीं है कि गुफ्तगू की जाए। अच्छा, इसी तरह से ईरान का डेलीगेशन भी है वहाँ पे, और ईरान का डेलीगेशन जो है वो स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ जो है वो, और उनके साथ जो वजीर खारजा हैं ईरान के अब्बास अरक्ची, और भी शख्सियात हैं काफ़ी, और जिसमें मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तो उनका टेक्निकल स्टाफ है जो न्यूक्लियर के हवाले से वहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन उनके जो सेंट्रल बैंक के सदर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं ईरान से। तो ईरान का एक अच्छा बड़ा डेलीगेशन वहाँ पे पहुंचा हुआ है। अमेरिकन भी हैं, उनके भी टेक्निकल स्टाफ और वो बाकी लोग सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये और कतर के वजीर खारजा और वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी वो भी मौजूद हैं। अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, पहली मुलाकात जो है ये गालिबन ये तमाम शख्सियात की होगी आपस में। यानी उस मुलाकात में जो है वो ईरान का वफ्द भी होगा, अब तक जो इतलात आ रही हैं उसमें पाकिस्तान भी होगा एज ए मेन मीडिएटर, और उसमें जो है वो कतर के नुमाइंदे भी होंगे। तो इस तरह से ये चारों वफूद की एक मुलाकात होगी। अच्छा, ये अभी तक इतलात आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के वफूद को दरमियान में अलग अलग बात करने का मौका मिले, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। अभी तक इतलात ऐसी आ रही हैं कि चारों वफूद एक जगह बैठेंगे और उनकी बातचीत होगी। अच्छा, क्या उसके बाद कोई तस्वीर हमारे सामने आती हैं हैंडशेक की, या कोई स्टेटमेंट जारी होती है या क्या? क्योंकि ईरान ने एक बात की है और उन्होंने कहा है कि जी ये मुज़ाकरात आज ही होंगे, जो भी मुज़ाकरात हैं वो आज ही होंगे, कल नहीं, हम एक दिन के लिए आए हैं और हम वापस चले जाएंगे। मुमकिन है कि ये गुफ्तगू अगर किसी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ती है तो वफूद वहाँ सारे मौजूद हैं तो वो एक दिन और स्टे कर लें, लेकिन यह है कि अभी तक ये है कि वो भाई आज ही हमने सारा ख़त्म करना है। अच्छा, एक बात ये हो गई। फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तो मेज़बान है, मीडिएट कर रहा है और मौजूद है, और ये जो बीच में बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो गया था दोबारा वो मुआहदा होने के बाद, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब गए ईरान, और ईरान से ही गालिबन वो उनके जो रहनुमा है उनके साथ वो पहुंचे स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पहुंचे। तो ये एक बड़ा डेडलॉक पैदा हो गया था, और उसमें अब 3-4 मजीद मसाइल हैं इस वक्त। एक मसला तो ये कि आबना हुर्मुज़ बंद है, और ईरान ने आबना हुर्मुज़ को क्या ईरान आज खोलेगा? क्योंकि आबना हुर्मुज़ का जो बंद होना है वो बराह रास्त वाबस्ता है लेबनान में जो जहरीत है इसराइल की, और इसराइल की जहरीत जो है वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने मैसेज दिए और नेतन्याहू ने कहा कि मैंने सीज फायर कर दी है। ये सीज फायर तो हर 6 घंटे के बाद वो तोड़ता है और फिर वो जहरीत करता है, शहीद करता है वहां पे। और आप सिर्फ इस बात को ये जहन में रखें कि इस्लामाबाद में जब JD वेंस आए थे, और इस्लामाबाद में जब बाकर कालिबाफ आए थे और स्टीव विटकॉफ आए थे, इस्लामाबाद का जो मुज़ाकराती अमल था ये उसके 69 डेज के बाद आज मुलाकात हो रही है। 69 डेज का गैप है बीच में, ठीक है, 69 डेज। तो यानी एक जो इस्लामाबाद की मुलाकात थी उसमें और आज की मुलाकात में 69 डेज का गैप है, और उस वक्त जब हुई थी मुलाकात तो तकरीबन 2000 शहीद थे लेबनान में, और सीज फायर का ऐलान हो गया था
जब वहाँ से नवाब सलाम जो वजीर आज़म है लेबनान के, उन्होंने कॉल किया और उसके बाद जो है वो सीज फायर का ऐलान हो गया। उस सीज फायर के बाद से लेके आज तक 4000 लेबनान में और शहादतें हुई हैं, 4000। अब बात यह है कि ये अच्छा ये जो मैंने कहा ना कि लेबनान में अगर वो कहते हैं कि चलें जी सीज फायर हो गया, ये बात हो गई और ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोल दी। अच्छा, अब उसके साथ ये पहली शिक है, ये ज़हन में रखें, मुआहदे की पहली शिक है कि लेबनान में मुकम्मल जंग का खात्मा होगा, सीज फायर नहीं, मुकम्मल जंगों का खात्मा होगा। अब अगर इसराइल मौजूद है जनूबी लेबनान में और वो कह रहा है कि जी ये तो हम यहां मौजूद रहेंगे, तो वो तो फौज उसकी वापस नहीं जा रही, वो तो जनूबी लेबनान के बहुत बड़े हिस्से पे काबिज है और वो कह रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी जोन बना चुके हैं और इमारतें गिरा रहे हैं और शहीद कर रहे हैं लोगों को। और आज बल्कि वहां पर उन्होंने जो सेंट्रल बैंक है लेबनान का, सेंट्रल बैंक की इमारत को उड़ा दी है उन्होंने साउथ में। तो बात यह है कि वो तो लेबनान में अपनी जाहिरियत उनकी खत्म नहीं हो रही। और आज 9 फलस्तीनी मजीद शहीद कर दिए उन्होंने गजा में, और उनमें एक अल जजीरा के जर्नलिस्ट भी हैं। तो अब अमेरिका जो है वो अगर ईरान से ये कहता है कि भाई आप अपना हुर्मुज़ खोलें, तो ईरान ये कहेगा कि आपने क्या इसराइल को, ये सीज फायर नहीं थी, मुकम्मल जंग बंदी का खात्मा होना था, तो वो जंग बंदी का खात्मा कैसे हुआ? बदकिस्मती से जो लेबनान की हुकूमत है वो भी कुछ नाश नहीं ले रही इस पर कि भाई इनकी फौज को बाहर निकालो, इसराइल की फौज को, और लेबनान खाली करो। तो या तो ये है कि देखिए मुकम्मल जंग का खात्मा तो सूरत होगा जब इसराइल की फौज उनकी टेरिटरी से निकलेगी। अब उनकी टेरिटरी पे बैठी, अब जो इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं ये कोई इसराइल के अंदर नहीं मारे जा रहे, ये वो मारे जा रहे हैं इसराइली फौजी जो लेबनान में अंदर घुसे हुए हैं, जो उनके अंदर लेबनान के गांव में, शहरों में। अच्छा, ऊपर से तो वो बमबारी करके शहीद कर देते हैं, इमारतें गिरा देते हैं, लोगों को शहीद कर, औरतें बच्चे सबको मारते हैं। जब नीचे घुसते हैं वो, तो वो उनको हिजबुल्लाह पकड़ के वो मार देते हैं, हिजबुल्लाह के लोग। ये जितने फौजी मारे जा रहे हैं इसराइल के, ये लेबनान की सॉइल पे मारे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वहां पर वो रोना पिटना डालता है नेतन्याहू, हमारे फौजी मर गए, तुम्हारे फौजी करके रहे हैं लेबनान की सॉइल पे। तो बात यह है कि जब वो लेबनान में घुसे हुए हैं तो लेबनान की फौज उनको, अब या तो लेबनान की फौज भी खामोशी से लड़ रही है हिजबुल्लाह के साथ, तो वो अब हमारे फौजी मर गए, हमारे फौजी भाई, तुम्हारे फौजी इसराइल में थोड़ी हमले कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह तो अपनी जमीन को डिफेंड कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये कैसे जेडी वेंस करवाएंगे, और जेडी वेंस देखें अब तो मामला खराब हुआ है, यानी पिछले 4-5 दिन में मामला खराब हुए हैं ना। आपने हुर्मुज़ बंद है, और आपने हुर्मुज़ को अभी आज अगर आपने हुर्मुज़ खुलेगी, अगर ईरान कहता है कि चले हम खोलते हैं, तो किस कंडीशन में खोलेंगे कि जी आपने सीज फायर करवा दी। सीज फायर तो मैंने आपसे कहा ना कि वो जब इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ था तो यहां पे जब आए थे वो, तो उससे लेके अब तक 4000 लेबनान के लोग और शहीद कर दिए। ये सीज फायर का नाम ही रखा हुआ है इसका, सीज फायर। और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो मेरे नजदीक सीज फायर, देखिए मशरिक़ वस्ता में ऐसे होता है कि छोटे मोटे लोग आपस में गोलियां चलाते रहते हैं, शहीद करते रहते हैं। वो बात यह है कि वहां पर हजारों तो सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर के बाद गजा में आपने शहीद कर दिए लोग, 4000 आपने ये सीज फायर अनाउंस होने के बाद लेबनान में शहीद कर दिए, फौज घुसी हुई है वहां पे। तो ये मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल सिद्ध के दिल के साथ ये चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़े। स्टीव विटकॉफ भी चाहते हैं, जेरेड कुशनर भी आगे चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को तो उन्होंने गद्दार करार दे दिया है ये, क्योंकि दोनों ज्यूइश हैं। तो इन्होंने वापस भी जाना है और जाके अपने जाहिर है कि इसराइल में और बाकी जगहों पे वो सारा मामला भी तय कर रहे हैं। तो अब यह है कि इसमें, अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि उसमें यह भी कंडीशन है कि जी यहाँ से अमरीकी फौजी बेसिस तो नहीं हटेंगी, जाहिर है अभी वो बेसिस हटने की बात तो नहीं है, हालांकि वो भी पहली ही शराइत में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें यह है कि जो अर्माडा या उनके जो वॉरशिप्स हैं वो कुछ पीछे शायद प्रेसिडेंट ट्रंप करें, ये अपना ब्लॉकेट खत्म करते हैं, तो वो अपना शायद वो सेंटकॉम से कहें कि जी आप ये कुछ जहाज वगैरह पीछे करें। तो वो जहाज वगैरह पीछे क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो इधर से इन्होंने ब्लॉकेट लगा। अच्छा, अब ये जो ब्लॉकेट है लेबनान की वजह से, देखिए ना, फिर आपने हुर्मुज़ बंद हो गई। अब आपने हुर्मुज़ जब बंद हो गई है तो आपने हुर्मुज़ बंद होने के नतीजे में फिर वही ऑयल की, ये तो एक एक्सट्रीम अनसर्टिनिटी है। जब तक आप लेबनान का मसला हल नहीं करते, जो आपने खुद शर्त
पहली शर्त में तय किया उनके साथ कि हम और हमारे इत्तेहादी, तो आपका इत्तेहादी तो इसराइल है, और ईरान जो है वो ईरान किसी सूरत लेबनान को नहीं छोड़ेगा इस वक्त। लेबनान के ऊपर तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं। ये जो $6 बिलियन की बात हो रही है कतर से, ये तो इशू ही नहीं है कोई, ये तो कोई इशू नहीं है ईरान के नज़दीक। ईरान के नज़दीक इशू ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं लेबनान में। उसके साथ ही दूसरा जो मसला खड़ा हो गया है वो ये है कि उसने लेबनान के साथ साथ फिर दोबारा गजा के अंदर फ़लस्तीनी शहीद करनी शुरू कर दी है। उसके नतीजे में जो काहिरा में इजलास होना है आज, जिसमें इसाक डार साहब और तुर्की के वजीर खारजा और मिस्र के वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा, उन पर दबाव बढ़ रहा है कि भाई आप गजा के लिए क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है मामला। पाकिस्तान तो दोनों जगहों पे मौजूद है ना, पाकिस्तान मौजूद है काहिरा में भी और पाकिस्तान मौजूद है ये स्विट्जरलैंड में भी। लेकिन सवाल ये है कि इस बदमस्त हाथी को कौन रोकेगा जिसका नाम नेतन्याहू है या इसराइल है। तो देखें, सीज फायर की बात नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परमानेंट एंडिंग ऑफ द वॉर है। तो या तो आज उसका फार्मूला तय कर दें, या तो देखें ना, या तो क्योंकि ये आपने हुर्मुज़ का बार बार बंद होना भी कोई तरीका नहीं है ठीक कि जी एक दिन ऑयल जो सारे जो जहाज हैं वो तैयार होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं और पता चलता है अचानक बंद हो गई आपना हुर्मुज़। ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके अलावा ईरान और क्या करे भाई, आप वहां से उसको इसराइल, वो तो जब आपने हुर्मुज़ बंद हुई है और वो गालियां वालियां दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको नेतन्याहू को, और वहां से वो जवाबी गालियां आ रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो जवाबी तनकीद जेडी वैंस को, मार्को रूबियो तो खैर अभी खामोश हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को, जेडी वैंस को, ये स्टीव वित्कॉफ को, जेरेड कुशनर को। तो सवाल ये है कि आज पहली तो कामयाबी ये हुई है कि सारे मौजूद हैं और उसमें सारा क्रेडिट यानी ईरान भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ले गया था, अमेरिका भी आप देखें वहां से तकरीबन वो पोस्टपोन हो गए, सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने फिर इनको एक जगह बिठा दिया है, जमा किया है, मनाया है, समझाया है, हालात की नज़ाकत से आगाह किया है। उसमें ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं और मोहसिन नकवी साहब भी हैं। लेकिन मामला यह है कि उसमें अब यहां पे आज चूंकि एक ही दिन है ईरान के बकौल, तो एक दिन से 2 दिन कर लें, लेकिन मामला को तय करके उठें। ये बार बार ना जेडी वैंस वहां से आएंगे, ना ईरान से बाकर कालिबाफ पहुंचेंगे। अच्छा, और उसमें एक और शख्सियत जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जो खामोशी से मौजूद है इस वक्त स्विट्जरलैंड में, और वो है ग्रॉसी जो है वो IAEA के जो सरबरा हैं, जो न्यूक्लियर वाले IAEA के सरबरा, वो भी मौजूद हैं और उनकी भी स्विट्जरलैंड के लोगों से बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मजीद आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? देखिए ना पाकिस्तान का रोल कितना मुश्किल और हसास और अहम रोल है। ठीक है कि पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है, पाकिस्तान जो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब और इन्होंने बात की है पहले जेडी वैंस से, और बड़ी अच्छी, आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़े एतमाद से, बड़े इज्जत से वो मिले उनसे, और उसके बाद वो ईरान के डेलीगेशन से भी मिल रहे हैं। और ईरान देखें, इस मुलाकात से पहले कोई ना कोई तो होमवर्क हुआ है ना। पहले तो जो ईरान की जो बातें हैं वो यकीनन अमेरिका तक पहुंची हुई हैं, उनको भी पता है हमने कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना। ईरान को भी पता है कि हमने कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना। और पाकिस्तान जो है वो, ये बड़ा मुश्किल रोल है, बहुत मुश्किल रोल है, ये इंतहाई हसास, क्योंकि इसमें इंसानी जाने लगी, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में इंसानी जाने दाव पे हैं इस वक्त। मईशत, पूरी दुनिया की मईशत दाव पे है। इसमें हुकूमतें, रिजीम्स, लोगों के नजरिया, इसमें बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। ये कोई रवायती मुलाकात या मीटिंग या फोटो सेशन नहीं हो रहा। इस पे पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और दुआ कर रही है कि यहां से कोई अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान का रोल आप देखें कितना हसास है कि पाकिस्तान ने ईरान को भी पाकिस्तान लेकर आया है यहां पे। देखें ना, जेडी वैंस तो नहीं आ रहे थे ना, जेडी जब यहां से डेलीगेशन चला तो उसके बाद वो जेडी वैंस ने वहां से कहा कि मैं पहुंच रहा हूं, और ये अच्छा हुआ कि आज के दिन, वो इतवार के दिन मुलाकात हो गई, और वो जो साजिश थी इसराइल की वो नाकाम हो गई। इशू ये है कि यहां पर सबको ये समझना है, खास तौर पे अमेरिका को भी, ईरान को भी, कि देखिए ईरान जंग जीत चुका है, जीत चुका है ना, इसमें तो कोई दो आरा होनी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि इस जीती हुई जंग को ईरान कैसे मेंटेन करके उसे फवायद कैसे हासिल करता है, अपनी डिमांड्स कौन सी ऐसी हैं जिन्हें वो पूरी करवा सकता है। जो डॉक्यूमेंट है पूरी, वो तो ईरान की फेवर में है।
सवाल यह है कि उस डॉक्यूमेंट पे, अच्छा अमेरिका भी चाह रहा है कि वो पुल आउट हो, इस मुसीबत से, जंजाल से निकले, और जितना वो स्क्रू कर सकते थे उन्होंने किया है इसको, नेतन्याहू को। लेकिन परमानेंट हल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक लेबनान से फौज विड्रॉ नहीं होगी, और ये गजा में सीज फायर होने के बाद, यही टीम थी ना, ये कोई बाइडेन दौर के कोई जैक सेल्वन तो नहीं थे ना, यही टीम थी प्रेसिडेंट ट्रंप की जिन्होंने कहा था कि गजा के अंदर जो है वो सीज फायर होगी। तो फिर कैसे गजा के 70% इलाके में बैठा हुआ इसराइल, और कैसे आज उसने, वो देखता है कि ये अब लेबनान में मैं सीज फायर कर दूं, वो गजा में शहीद कर देता है। आज जो गजा में उसने बहुत, आज 9-10 के करीब फलस्तीनी शहीद कर दिए बगैर वजह के, बगैर वजह के। वो कहता है इधर हमास है, इधर दहशतगर्द है। ये बेहतरीन मिला हुआ है उसको एक लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू जेनोसाइड, कि जब उसका जहां दिल चाहता है वो जाता है और जाके यहां दहशतगर्द है, बच्चे मार देता है। वो यहां पे दहशतगर्द है, वहां औरतें शहीद हो जाती हैं लेबनान में कभी। बात यह है कि इसको एक प्रॉपर शट, या तो यह है कि वो जो बात कल मैंने कही थी अपनी गुफ्तगू में, प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पे ऑपोजिशन के लोगों से राब्ते में है, यानी एंटी नेतन्याहू, या तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें, या तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट ही डिसॉल्व हो जाए, वहां कोई बिल्कुल ऐसी कोई इलेक्शंस की तैयारी व्यारी में वैसे ही इलेक्शन होने, वो नेतन्याहू हुकूमत गिर जाए, वहां पे केयर टेकर सी बन जाए, और उसके बाद वो जितने अरसे में ये अमन मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हैं आगे, ये नेतन्याहू की मौजूदगी में ये मामलात हल नहीं होंगे, या नेतन्याहू को मुकम्मल लगाम दी जाए। देखिए ना कहां वो ले गया, कहां उसने लेके उसने लेबनान में फिर अटैक किया, आपने हुर्मुज़ बंद करवा दी। तो ईरान जो है वो, मेरी ये दुआ है कि एक तो ये है कि ये मामलात आज आगे बढ़े, आज का दिन, कल का दिन, इसकी कोई स्टेटमेंट आए, इसका कोई एलामिया आए, इसके कोई एलामिया तो देखिए आ चुका है ना एमओयू की सूरत में। अब तो आज तो मुज़ाकराती अमल ने आगे बढ़ना था, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो आमने हुर्मुज़ बंद हो गई बीच में। तो आपने हुर्मुज़ को तो खुलवाएं, तो फिर खुलवा के फिर आप जीरो पे खड़े होंगे, यानी आप उसी दिन खड़े होंगे जिस दिन आपने पहले दिन साइन किए थे, और साथ ही आपने हुर्मुज़ खुल गई थी, लेकिन फिर लेबनान में शैतानी की उसने। तो अभी तो आपने हुर्मुज़ खुलेगी, आपने हुर्मुज़ ईरान खोलेगा तो कहेगा कि अच्छा ये फिर आप यहां से उठ के जाएंगे तो फिर अटैक कर देगा वो लेबनान में, फिर आपने हुर्मुज़ बंद कर देंगे, तो आपने हुर्मुज़ तो एक मजाक बन गया। और इसका कोई मुस्तकिल हल यकीनन जेडी वेंस उनको यकीन दहानी करवानी चाहिए कि भाई आपने हुर्मुज़ तो खुल गई थी ना, उस दिन मुआहिदा होते ही खुल गई थी, पहले ही वक्त आपने हुर्मुज़ तो खुल गई थी साथ ही। तो आपने हुर्मुज़ को फिर ईरान आज खोलेगा, लेकिन वो किसी गारंटी पे खोलेगा। वो गारंटी क्या होगी? वो गारंटी अमेरिकन को देनी पड़ेगी नेतन्याहू के हवाले से और सीज़फायर के हवाले से। और चूंकि दोनों तरफ से टेक्निकल टीम्स पहुंची हुई हैं और ग्रोसी भी पहुंचे हुए हैं, वो इसका मतलब ये है जो आईएईए का जो सरबराह पहुंचे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर के ऊपर भी कोई बातचीत होगी। तो ये तो मुज़ाकरात अच्छे, मैं समझता हूं अच्छे वसी इसमें मामलात डिस्कस होने जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि इसकी टाइमिंग्स, क्या टेक्निकल टीम्स पीछे रह जाएंगी, बात को आगे बढ़, ये मामला सबसे बड़ी जो आज कामयाबी है ना वो ये कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को नाकाम नहीं होने दिया, साजिश नाकाम बना दी। अब सवाल यह है कि इसमें एक तो गारंटी के लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी कैसे होगी, और वहां पर दोबारा जो है इस बात को सेल्फ डिफेंस हो, जी हमारे ऊपर हमला हुआ था तो इसलिए हमने वहां पे लोग शहीद कर दिए इतने सारे, ये शरारतें चलाकियां बहुत कर ली नेतन्याहू ने। अब इसको एक लगाम डालनी पड़ेगी, और जेडी वेंस अच्छी तरह जानते हैं, जेडी वेंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसे उसको लगाम डालनी है। और पहले भी यही हुआ था कि यहां से जेडी वेंस को जो बात भी तलाई कि जी वो नेतन्याहू कह रहा है सारी काबीना का फैसला मैं करता हूं, ये करता हूं, वो लगा हुआ बकवास में। बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पिछले चंद दिनों में शटा कॉल दी है, लेकिन अब इसको यकीनी बनाया जाए। फिर उसके बाद आप देखें कि बैंक्स के लोग भी पहुंचे हुए हैं, ईरान का भी डेलीगेशन है, उनका भी डेलीगेशन है, कतर भी मौजूद है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि आईएईए के लोग भी पहुंचे हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इनका टेक्निकल स्टाफ भी पहुंचा हुआ है जो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, अमेरिका की साइड से और यहां से भी पहुंचा हुआ है जो ईरान की साइड है। तो कोई ना कोई मैं समझता हूं कि बड़े ब्रेक थ्रू आज होने चाहिए आपने हुर्मुज़ के खुलने के अलावा। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जब भी इसराइल की जानिब से कोई शरारत की जाती है तो ईरान भी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि जो कुछ किया जाता है ये ट्रंप की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, यानी वो ट्रंप को ही इस सारी सूरत हाल में कसूरवार करार देते हैं। आप समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है या वाकई अमेरिका जंगबंदी चाहता है लेकिन इसराइल इसको स्पॉइल कर रहा है सारे के सारे मामले को?
नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद कहते हैं ना कि नेतन्याहू जो कुछ करता है वो मेरे कहने पे करता है। भाई या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहे ना कि नेतन्याहू मेरे हाथ से निकल गया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो खुद ही बार बार बात कहते हैं कि नेतन्याहू जो भी कुछ करता है वो मेरे कहने पे करता है और नेतन्याहू को मैं चलाता हूं, और मैं ना होता तो इसराइल खत्म हो चुका होता। तो बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उसके हर काम को ओन भी तो करते हैं ना साथ। या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहेंगे नेतन्याहू मेरी बात नहीं सुनता, अच्छा ये उनका कहना, देखिए ना दो ही रास्ते हैं ना, या तो वो कहेंगे मेरी बात सुनता है या कहेंगे मेरी बात नहीं सुनता। अगर वो कहेंगे नेतन्याहू मेरी बात ही नहीं सुनता तो ये तो फिर अजीब तमाशा हो गया दुनिया में, क्योंकि वो साथ ही ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू का एक ही तो हामी रह गया दुनिया में और वो मैं हूं, और या अमेरिका में सारे लोग तो खिलाफ हो गए, मैं ही हूं जिसकी वजह से इसराइल बचा हुआ है और मेरे कहने पे वो फैसले करता है सारे नेतन्याहू। तो अगर वो ये कह देते हैं कि मेरे कहने पे फैसले नहीं करता नेतन्याहू, तो फिर तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी पोजीशन ही फारिग हो गई कि भाई अमेरिका का सदर जो है वो इसराइल का नेतन्याहू फिर किसके कहने पे फैसले कर रहा है? यानी कि चाइना के कहने पे कर रहा है, या वो रशिया के कहने पे कर रहा है, या वो किसी अरब मुल्क के कहने पे कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ऑन करते हैं ना, चूंकि कि मेरे ही कहने पे वो काम करता है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको एक शटअप कॉल देनी है, लेकिन साथ मुसीबत यह है कि वो एक जो स्टेट डिपार्टमेंट ने दूसरा भी तो एक काम हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि लेबनान की और इसराइल की दोस्ती कराओ। अब उसमें जोसेफ ऑन और नेतन्याहू की मुलाकात करवानी है उन्होंने। मुलाकात नहीं भी होती तो वो सफीरों के तय कि मिल के चलेंगे आप और लेबनान और इसराइल मिल के चलेंगे। वो भी लेबनान में तो घुसा हुआ है इसराइल, और लेबनान के अंदर जब घुसा हुआ है तो उनकी जो हुकूमत है वहां पे प्रेसिडेंट ऑन की और नवाब सलाम की, वो कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं कि हम क्या अमेरिका बहादुर के साथ इसराइल से बात करें या उसको कंडेम करें। वो अंदर घुसे, वो देख रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ। तो एक खिचड़ी पकी हुई है लेबनान में, और ये खूनी इलाके हैं, ये ज़हन में रखें। यहां पर मैं पहले अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूं कि इससे पहले इसराइल की हमायत से बशीर गमाइल की हुकूमत कायम हुई थी और बशीर गमाइल को धमाके में मार दिया गया था। यहाँ लेबनान की एक अपनी डायनेमिक्स है, लेबनान की एक बड़ी खूनी तारीख है। अब नबी बेरी वहां पे एक्टिव है, नबी बेरी से राब्ता है प्रेसिडेंट ऑन का इस वक्त। या तो पार्लियामेंट के इजलास बुला लें, पार्लियामेंट है ना वहां पे लेबनान में, उस पार्लियामेंट का इजलास इसलिए नहीं कॉल हो रहा कि उसमें हिजबुल्लाह के लोग भी हैं और अमल के लोग भी हैं, और स्पीकर जो है वो नबी बेरी हैं। अब पता चला पार्लियामेंट बैठी, उन्होंने करारदाद पास कर दी इसराइल के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट ऑन की पोजीशन खराब हो जाएगी और नवाब सलाम की खराब हो जाएगी। तो अब मसला यह कि लेबनान के अंदर एक सियासी पावर्स मौजूद हैं, लेकिन वो अब इस मामले को हल नहीं कर पा रहे। ये जो इसराइल का मामला है, इसके नतीजे में ईरान को आना पड़ रहा है बार बार। अच्छा, ईरान ने भी देखिए ना, ईरान ने भी एक कंडीशन रख ली है लेबनान की जंगबंदी, और लेबनान की जंगबंदी इसलिए रखी हुई है कि वो किसी सूरत अपने अलाइज को नहीं छोड़ेगा, हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा। और मुझे इस बात का, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा ही बात दोहरा रहा हूं कि अब अरब ममालिक ने, अगर भी लेबनान अरब मुल्क है ना, तो अगर अरब मुल्क की हिफाजत का जिम्मा अरब ममालिक ने, अरब लीग ने नहीं लिया तो ईरान ले गया। इसी तरह से गजा जो है, गजा का मामला अगर अरब ममालिक हल नहीं करते, इन सब ने बैठ के फलस्तीनियों के ऊपर ही तो ओआईसी बनाई है, फलस्तीनियों के ऊपर तो अरब लीग बनाई है, फलस्तीनियों के ऊपर तो सारे। तो अगर ये गजा का मसला भी हल नहीं कर पा रहे और ये लेबनान का मसला भी हल नहीं कर पा रहे और ईरान ही सारे टॉक्स कर रहा है, तो इन मुल्कों की अपनी पोजीशन कमजोर हो रही है। इसलिए इन मुल्कों को चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो काहिरा का इजलास है उसमें तो वो गजा का मामला तो उठाए ना आज कम से कम, कि गजा में कैसे शहीद कर रहे हैं आप। ये जब देखें ना, गजा के साथ उनकी एक तारीख है मिस्र की पूरी। तो बात यह है कि वो गजा का वो इशू उठाएं। यहां से ईरान जो है वो आपने हुर्मुज का मामला देखे, अरब लीग एक्टिव होके ये कूदे दरमियान में और लेबनान का मसला हल करवाए। लेबनान अरब मुल्क है, तो ये फिर सारे मिल जाएंगे ना, सारे मिलकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा काम अगेंस्ट इसराइल। तो अब तो यह है कि नेतन्याहू ही समझ रहे हैं कि मेरा और ईरान का मामला है और बाकी अरब मुल्क सारे और सारी इस्लामी दुनिया खामोश बैठी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त में क्राइसिस नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका भी सारी सूरत हाल में काफ़ी फंसा हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अमेरिका कोई सख्त एक्शन लेगा और अब वो वक्त आ चुका है? क्योंकि बार बार अगर इसी तरह से मुज़ाकरात को स्पॉइल करने की इसराइल की जानिब से कोशिश की जाती रही तो फिर इस किस्म के मुज़ाकरात तो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे।
देखिए, आज 4-5 मुल्कों के सरबराहान एक कॉल करें प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनसे कहें कि नेतन्याहू से कहो कि अपनी फौज को निकालें लेबनान से, मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ये बहुत सारे जो रहनुमा हैं मुसलमान दुनिया के, अरब दुनिया के, उनकी रोज बात होती है प्रेसिडेंट ट्रंप से। एक कॉल करें और कहें कि जी ये अरब मुल्क है, हमारा अरब मुल्क है, ठीक है, इसका अगर आप चाहते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए लेबनान से, हिजबुल्लाह कमजोर हो जाए, तो उसका क्या तरीका है कि आप लेबनान को मुतबादिल एक सिक्योरिटी फराहम करें, और सिक्योरिटी फराहम करें जोसेफ ऑन के थ्रू और उनकी फौज के थ्रू। तो वो कैसे फराहम होगी भाई? हमला तो लेबनान, फौज तो लेबनान में घुसी हुई है ना। अब लेबनान में वो कह रहे हैं सिक्योरिटी जोन्स बनाएंगे, यहां पर गांव तबाह कर दिए, बिल्डिंग्स तबाह कर दी। ओ भाई, आप कम से कम ये सारे मुल्क कहें कि जी अच्छा वो लेबनान में वो हीरो बन जाएंगे। अब वो ना प्रेसिडेंट ट्रंप से बात कर पा रहे हैं कि जी ये आपने हुर्मुज़ का मामला, ईरान के साथ जो भी हो रहा है, हम जरा लेबनान को संभालते हैं। वो प्रेसिडेंट, वो सारे जो रहनुमा हैं अरब दुनिया के और इस्लामी दुनिया के, उनमें से कोई प्रेसिडेंट ट्रंप से बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो मतलब है कि वो सब अंदर से पता नहीं ये पीस डील को दिल पे ले गए, क्या हो गया। वो मसला ये भाई कि आप उनको कहें कि ये लेबनान की सीज फायर में ये अरब लीग फाल हो, हंगामी इजलास कॉल करे, उधर ही कायरा में कॉल करें, ठीक है ना, और कायरा में कॉल कर ले, बैरूत में कॉल कर लें, रियाद में कॉल करें, कहीं कॉल करें, और ये इसको कहेंगे इसराइल को कहें बाहर निकलो। ताइफ एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें तो निकली थी इसराइल की फौज। तो एक दोबारा ताइफ एग्रीमेंट, दोबारा ताइफ माहिदा एक कॉल हो जाए वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर, दोबारा एक इजलास कॉल हो जाए लेबनान के हवाले से। उसी के नतीजे में खाना जंगी बंद हुई थी 89 में। तो बात यह है कि वो एक बाकी मुल्कों को आगे आना पड़ेगा। तारीख लिखी जा रही है इस वक्त, नक्शे, हुकूमतें, लोगों के रोल्स अपने वो सारे तय पा रहे हैं। भाई पाकिस्तान तो मुश्किल तरीन काम कर रहा है ना, इस मुश्किल तरीन काम कर रहा है कि अमेरिकन को और ईरान को उसने लाके बिठा दिए एक जगह पे और आमने सामने बिठा दिए कभी। और प्रेसिडेंट ट्रंप, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल करना कितना मुश्किल काम। तहजीमें खत्म हो जाएंगी, सरेंडर होगा, ये होगा। और फिर ईरान की क़यादत जहां पे शहीद हुए हैं लोग, उनके आज भी वो मिनाब के नाम से जो बच्चियां थी उनके नाम से वो त्यारा उनका डेलीगेशन गया पूरा। बात यह है कि ये पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन जब तक दूसरे मुल्क साथ नहीं देंगे, ज़बानी कलामी मुबारकबाद दे दी, इसको दे दी, उसको दे दी, वो छोड़ दें। जो ज़मीनी हकायक हैं वो ये हैं कि लेबनान में इसराइल की फौज घुसी हुई है। आप याद करें नवाज सलाम ने फोन किया था पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान फोन किया था कि आप लेबनान का मसला डालें, इस जो इसराइली जहरियत है। हालांकि इसके ऊपर एक अरब लीग का इजलास कॉल होना चाहिए था, इस पे ओआईसी का इजलास कॉल होके वो इसराइल को कहें कि भाई निकलो बाहर तुम यहां से। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तो अपना जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, तवक्को से ज्यादा कर रहा है, अच्छा तवक्को से ज्यादा अच्छा कर रहा है। जेडी वैंस का आना वहां पे और फिर ये ईरान की डेलीगेशन को लेके जाना, सारा कुछ होना। लेकिन अब आज क्या कामयाबी होगी? सबसे पहले आबना हुर्मुज़ खुल गया, आबना हुर्मुज़ खुल गई थी पहले, वो तो इसने जलालत की है, इसने नेतन्याहू ने तो बंद हुई है। तो बात मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आबना हुर्मुज़ तो खुल गई थी उस दिन रात को जब ये इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुए थे। इससे बात आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि डेलीगेशन दोनों तरफ से हैं, टेक्निकल डेलीगेशन भी हैं, न्यूक्लियर के भी हैं, बैंकिंग सेक्टर्स के भी हैं। इसका मतलब यह है कि मामलात आगे बढ़ने का ज़हन है। सवाल यह है सिर्फ कि अगर दोबारा नेतन्याहू गन करता है तो फिर ईरान को कोई गारंटी, दुनिया को गारंटी चाहिए कि भाई ये दोबारा हरकत नहीं होगी। और उसका एक ही तरीका है कि वो उन इलाकों से निकाल दिया जाए उसको, वरना अगर वो वहां बैठा रहेगा, मुझे बताइए ना, वो उसके फौजी वहां बैठे होते हैं, अब वो फौजी अंदर घुसते हैं, वो यानी आप ये देखें ना कि लेबनान के अंदर जब घुसते हैं जमीनी, वो तो बैठे, वो कहने हमारा सिक्योरिटी जोन है, वो अंदर जाते हैं, वो हिजबुल्लाह के हत्थे लग जाते हैं, हिजबुल्लाह के लोग मारते हैं, फिर वो आगे से अटैक करके वो 100, 1000, 200 बंदे मार देते हैं उनके। तो ये जो है ये मामला, इसका हल सिर्फ ये है कि लेबनान से परमानेंट एंड जो वॉर का था उसका हल ये है कि इसराइल को बाहर निकाला जाए। साथ ही जो ये जब लेबनान का मामला हल होने लगता है और प्रेशर में आ जाता है तो गजा में शहीद कर देता है बगैर वजह के। आज मैंने कहा ना, आज उसने फलस्तीनी शहीद कर दिया गजा में, औरतें बच्चे वो बेशुमार, वो किसी खाते में नहीं आते। वो कहते हैं जी आपने तो लेबनान की बात की थी ना, चले लेबनान को हम छोड़ते हैं, वो गजा को हम शहीद कर देते हैं फलस्तीनियों को।
तो मेरा ये ख्याल है कि इसका ये चूंकि सारे मामला इंटरकनेक्टेड हैं आपस में और इंटरकनेक्टेड है, और कतर की मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि कतर ने हमास के साथ भी मुज़ाकरात पे कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो और स्टीव वित्कॉफ और जैरेड कुशनर उस टीम का भी हिस्सा थे। तो मेरा ये ख्याल है कि आज जितनी बड़ी तादाद में वहां टीम्स मौजूद हैं, कोई ना कोई अच्छी खबर इंशाल्लाह आएगी, आनी चाहिए, कोई अलामिया हो, सब कुछ हो। पाकिस्तान ने आज के दिन को, आज के मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी कामयाबी है कि सारी शख्सियत बैठी हैं, बात कर रही हैं, खुल के बात करेंगे एक दूसरे से। यकीनन कोई सारे जो अमेरिका के कंसर्न है वो ईरान को बताएं, जो ईरान के कंसर्न है उनको पता ही, पहले मिल चुके हैं सारे यहाँ। तो आगे बात बढ़नी चाहिए। और आईएई की मौजूदगी जो है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर का मामला अमेरिकन वहां तक पहुंचे हुए हैं कि आगे बढ़ना है हमने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम इंतजार करते हैं कि कुछ देर में वहां से कोई अलामिया आता है, कोई हमें हैंड शेक होता नजर आता है। कोई देखे ना, ईरान ने अपने सारे इश्यूज, बाकर कालीबाफ और ये जो डेलीगेशन सारे मिल रहे हैं, हम तस्वीर भी देख रहे हैं अभी आसिम मुनीर साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ और मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके हैं। तो कोई ना कोई इनका अब हैंडशेक के दौरान पता चलेगा कि जी मुसाफिया इनका हो रहा है, तो कैसी बॉडी लैंग्वेज है, यानी अमेरिकन और ईरानियंस की। और क्या फिर मीडिया से वो बात करते हैं? मीडिया से तो बात होगी, मीडिया तो सारा जमा है वहाँ पे और खुला टुला माहौल है। वो इस्लामाबाद की तरह मीडिया जो है वो जाहिर है कोई ना कोई बात तो करेंगे मीडिया उनके साथ। बहुत सा मीडिया जो है जेडी वेंस के साथ आया है, ये भी ध्यान में रखें। कुछ पहले से मौजूद था, कुछ अमेरिकन मीडिया जो है जेडी वेंस के साथ आया है। ईरान का जो मीडिया है वो भी मौजूद है, पाकिस्तान का भी मौजूद है। तो और जाहिर है कि स्विट्जरलैंड है, वहां तो आप खबरों को रोक नहीं सकते। तो मगरबी मीडिया सारा मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ये हम इंतजार करते हैं कुछ देर और देखते हैं कि अलामिया आता है। अलामिया ये देखें, आज सबसे जो मेरा ख्याल है कि तकलीफ की बात है ना मेरे लिए, वो ये है कि सिर्फ बात वहीं से शुरू हो रही है कि आबना हुर्मुज़ बंद है। और ये जो है ये आबना हुर्मुज़ का बंद होना जो है वो यानी एक अनसर्टिनिटी को लेके जा रहा है। और ये जो है ये कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एंड एक्सपर्ट ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कतर की, मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं। कतर ये कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एंड एक्सपर्ट ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड टू नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट विच विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एमओयू। यानी इसका मतलब है कि बात आगे बढ़ गई है, दोनों तरफ से सब कमेटीज बन गई हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स और टेक्निकल ग्रुप्स बन गए हैं फाइनल एग्रीमेंट तक जाने के लिए। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री कतर की कह रही है कि एडिशनली फॉलो अप ग्रुप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एमओयू, मॉनिटर प्रोग्रेस अचीव्ड एंड वर्क टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है कि सब ग्रुप्स बन गए, स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप्स बन गए हैं एक्सपर्ट्स के, जो कि आगे 60 दिनों तक जो पेशरफ्त होनी है उसका मिनट टू मिनट, आवर टू आवर उसकी इंप्लीमेंटेशन का जायजा लेने के लिए ग्रुप्स बन गए। दिस रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ ऑल पार्टीज टू मूविंग फॉरवर्ड in the negotiation process in good faith with the aim of reaching a comprehensive and sustainable agreement. अच्छा, ये जो है अब आगे कतर will continue to work with main mediator पाकिस्तान, ठीक है ना। और ये जो है ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है। और अगर ये सब ग्रुप्स बन गए तो मैं इसके ऊपर मुबारकबाद देता हूं। इसका मतलब बात बहुत आगे बढ़ गई है, अच्छी तरफ चली गई है। ना सिर्फ ये कि अभी मुलाकात होनी है, बल्कि मुलाकात से पहले ही ग्रुप्स भी बन गए हैं दोनों तरफ कि आगे हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के ऊपर अब इसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान यकीनन इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहेगा, कतर भी सपोर्ट करेगा उसमें साथ, और पाकिस्तान का एक मेन रोल होगा। और ये इस्लामाबाद एमओयू जो है, मेरी दुआ है कि ये जो है ये एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आए, क्योंकि ये जो सब ग्रुप्स को बनना है मेरा ख्याल है ये इस वक्त सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो ग्रोसी हैं उनकी मुलाकात हुई है अभी स्विट्जरलैंड के लोगों से। और आप ये देखें ना कि
ये सारे जो लोग दोनों तरफ से गए हैं, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड वर्क काफ़ी हो चुका है पहले। ये तो बहुत अच्छी बात है, ग्राउंड वर्क बहुत हो चुका है। और अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुलाकात शुरू हो गई दोनों तरफ से। ईरान और अमेरिका के वफूद की मुलाकात शुरू हो चुकी है जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले जो बैठक हुई थी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 21 घंटे की मुलाकात, लेकिन तमाम मामलात को उस मुलाकात में कवर नहीं किया जा सका। अब जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया कि अब प्लान यही है कि आज की मुलाकात या आज के साथ अगर कल का भी दिन ऐड कर लिया जाए तो ये इतना वक्त काफ़ी होगा अब तमाम के तमाम मामलात पर बातचीत फाइनल करने के लिए? देखिए जी, अभी तो ये बड़ी तारीखी घड़ी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मुलाकात शुरू हो गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान। ईरान और अमेरिका वाली मुलाकात भी शुरू हो गई है। और ये मुलाकात जो है, अब मेरा ख्याल से अभी तक इसके मनाजिर हमारे सामने नहीं आ रहे। हमारे सामने तो मनाजिर वही आ रहे हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन मिल रहा है ईरान के डेलीगेशन के साथ, और दूसरी तरफ हमारे पास वो मनाजिर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन मिल रहा है ईरान के डेलीगेशन के साथ, अमेरिका के डेलीगेशन के साथ। लेकिन अब आपस में मुलाकात शुरू हो गई है, और उस मुलाकात में जो है वो अब उसकी खबर क्या आती है सामने, वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो ये बड़ी मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट बात है कि जेडी वेंस और बाकर कालीबाफ और ये पाकिस्तान के का डेलीगेशन भी मौजूद है, और कतर के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो भी मौजूद हैं। तो ये जो है ये सारे लोगों की आपस में एक मेरा ख्याल है क्लोज डोर मीटिंग शुरू हो चुकी है, और वो क्लोज डोर मीटिंग की खबर अभी हमारे पास आ जाएगी। और ये बड़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है कि उसकी इनकी पहले पाकिस्तान की दोनों डेलीगेशंस के साथ मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान की ही नज़र आ रही है हमें मुलाकात दोनों डेलीगेशन से। आप नोट करें, हमें इसमें किसी और मुल्क की हमारे ज़ाहिर है कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कतर तो ये जो होटल है, जो प्रॉपर्टी, कतर, ये जगह कतर ओन करता है। ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं ना, जो होटल, जो आपको बर्गन स्टॉक में जो आपको होटल नज़र आ रहा है ना, ये कतर का है। ये कतर की प्रॉपर्टी है, कतर की प्रॉपर्टी है। ये पूरा जो स्विट्जरलैंड में ये जो इमारतें बनी हुई खूबसूरत, ये कतर की प्रॉपर्टी है। तो ये इसीलिए वो सारी सिक्योरिटी वगैरह, ये सारा इंतजाम वगैरह हो चुका है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे ये हो रहा है सारा। नाम इसका इस्लामाबाद जो है वो MOU है। तो अब देखना ये है कि अगर इतने सारे सब ग्रुप्स बन गए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब ग्रुप्स तो बन गए हैं दोनों तरफ से मईशत के ऊपर भी बन गए, गालिबन न्यूक्लियर पे भी बन गए, हुर्मुज़ पे भी बन गए, बाकी जगहों से बन गए। तो कतर का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि कतर जो है वो तमाम गल्फ स्टेट्स की नुमाइंदगी कर रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। कतर वहां पे एक तो मीडिएटर के तौर पे है ना, लेकिन कतर को जो GCC के मुल्क हैं, उन्होंने कतर को मैंडेट दिया हुआ है कि आपने वो गुफ्तगू जो करनी है, तो हमारा जो नुक्ता नजर है आपने हुर्मुज़ के हवाले से GCC, उसको आपने रखना है सामने। यानी एक ब्रॉडर पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, और कतर जो है वो GCC की नुमाइंदगी कर रहा है, वहां पे उन मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहा है जो आपने हुर्मुज़ में पड़ोसी हैं ईरान के। ठीक है ना, एक मीडिएशन उसकी जाहिर है कि और भी हवालों से है, लेकिन चूंकि आपने हुर्मुज़ में GCC का और कोई नुमाइंदा नहीं है, तो कतर GCC, कंप्लीट GCC की नुमाइंदगी भी कर रहा है। और कतर ने आगे जाके जब GCC का इजलास होगा या मेंबर्स बैठेंगे GCC के, तो कतर वहां पे ये एक्सप्लेन करेगा। वैसे तो पाकिस्तान भी तुर्किया से बात कर रहा है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से बात कर रहा है, पाकिस्तान हर एक से बात कर रहा है, लेकिन GCC की प्रॉपर नुमाइंदगी भी कतर कर रहा है। तो ये अब मेरा ख्याल है कि जब ये ग्रुप्स बन गए, तो दोनों तरफ से फिर ये बड़ी क्लैरिटी होगी, दोनों तरफ से जहन बड़े क्लियर होंगे कि भाई हमने बातों को आगे बढ़ाना है और आज कुछ ना कुछ यहां से लेके जाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि, और मैंने आपसे कहा ना, पैरेलल जो इजलास हो रहा है उस पर भी ध्यान में रखें। वो जो इजलास काहिरा में हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी इस्लामाबाद MOU डिस्कस हुआ है। यानी काहिरा में जो इजलास हो रहा है, जिसमें तुर्किया के वजीर खारजा
मिस्र के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा, वहां पर भी इस्लामाबाद एमओयू डिस्कस हुआ है। और आपस में चूंकि ये सारे मुल्क ऑलरेडी एक, आप समझ लें कि इत्तेहाद या ब्लॉक या जो भी नाम दे वो उनका बन चुका है, तो वहां पर भी इस्लामाबाद एमओयू डिस्कस हुआ है मिस्र में। और वहां से भी जो तस्वीरें आ रही हैं और खबरें आ रही हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आज इतवार के रोज जो है वो ये सारे आपस में कोशिश कर रहे हैं अमन के लिए। और इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है दो इलाकों में एक साथ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने हुर्मुज़ को तो मेरा ख्याल है वो तो खुल जाएगी अगर आगे ये, लेकिन उसको परमानेंटली फिर कैसे खोला जाएगा ये देखना है। और उसमें देखना ये है कि जो परमानेंट एंड ऑफ द वॉर है, ठीक है ना, वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पा जाएगा। इशू वो नहीं है इतना बड़ा इशू ये है कि इसराइल को कौन इसमें काबू करेगा, क्योंकि वो इसराइल जो है वो कभी फलस्तीनियों को मार रहा है, कभी लिबनान को मार रहा है, मैंने पहले भी बात की। तो ये आपस में अब सारे मुल्कों की मुलाकात शुरू हो चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। और अब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन ये 10 मिनट पहले ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस की, कतर भी है और पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुलाकात शुरू हो गई है। अभी तक हमारे पास सामने कोई विजुअल्स नहीं आए जिसमें ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठे हो। मुलाकात शुरू हो चुकी है, आई रिपीट, मुलाकात शुरू हो गई है, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है कुछ देर में होगी, लेकिन मुलाकात शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि मुलाकात दोनों फ़रीक़ैन की बराह रास्त शुरू हो चुकी है। यानी आज के मुज़ाकरात यकीनन कुछ ना कुछ नतीजा लेकर सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ से अगले पॉइंट पर अगर बढ़ें तो न्यूक्लियर डस्ट के मामले के ऊपर बार बार अमेरिका की जानिब से ज़ोर दिया जाता था। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या क्या ऑप्शंस होंगे दोनों फ़रीक़ैन के पास? देखें जी, मेरा ख्याल है कि बुनियादी बातें तो तय हो गई हैं। बुनियादी बातें अगर तय ना हुई होती हैं और तो ये आपस में मिलते ना, बल्कि ग्रुप्स भी ना बनाते। मैं तो आपको आगे की बात कर रहा हूं कि दोनों ने ग्रुप्स भी बना दिए हैं। दोनों ने टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स भी बना दिए हैं। इसका मतलब है दोनों फरीकैन जो हैं वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान का रोल आप देखें ना कितना आखिरी वक्त में जाके, ये जो कल सारा दिन एक अनसर्टेनिटी रही है, अगर ये जुमे के दिन मिल लेते तो आज तक तो बहुत काम आगे बढ़ चुका होता। ये शरारत की है उसने, और उसने ये लिबनान का इशू छेड़ा है बीच में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान आज भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज ये बात ग्रुप्स बन गए हैं ना आगे, और ये आपने हुर्मुज़ के हवाले से कुछ बुनियादी बातें तो पहले तय हैं सारी, तो उसको अगर आगे लेके चलते हैं तो, और ये आज ऐलान हो जाता है कि ग्रुप्स बन गए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हैंडशेक हो जाता है, आपस में कोई तस्वीर आ जाती है, कोई एलामिया सामने आ जाता है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। असल जो काम है वो ये है कि फिर इसके ऊपर फॉलो अप कैसे होगा। और मैंने आपसे कहा कि दूसरी जो मुलाकात है उसको वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो है काहिरा की मुलाकात। काहिरा में जो 4 मुल्कों के वज़राए खारजा बैठे हैं, देखें आप उसको, वो बहुत कौन मुल्क हैं? सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान, ये काहिरा में बैठे हुए हैं। और इन्होंने काहिरा में बैठ के इस्लामाबाद एमओयू को डिस्कस किया है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी बहुत सऊदी अरेबिया, तुर्किया, देखें ये बड़ी इनके, और पाकिस्तान वहां मौजूद है, और इजिप्ट में हो रहा है। तो ये यकीनन वहां पे लेबनान और गजा और ये सारे मामला डिस्कस हो रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये आपना हुर्मुज़ के हवाले से तो अमेरिका की यहाँ पे बातचीत हो रही। अब वहाँ वो देख रहे होंगे, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ वो देख रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पर गजा, ये लेबनान, ये उस तरफ जो हो रहा है वेस्ट एशिया के बिल्कुल, यानी आप समझें कि एक कोने पे, वो वहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तुर्किया की मौजूदगी बड़ी, मुझे तुर्किया और सऊदी अरेबिया की मौजूदगी से तो बहुत, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि वहाँ मौजूद है, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि वहाँ से भी कोई अच्छी खबर आएगी। और साथ ही उसके जो है वो ये जो दूसरा सफारती फ्रंट है, अगर इन्होंने ग्रुप्स बना लिए, जो कि बना लिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से भी अच्छी खबर आएगी। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर आएगी और जल्दी आएगी।